हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। तो हम लोगों ने बेसिकली फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में थोड़ा गैप आ गया, तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं। मतलब आज सेकंड पार्ट है और लास्ट क्लासेस में जो भी हो गया आई होप आप सभी देख चुके होंगे और कोई डाउट नहीं होगा उसमें। तो कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। और ये जो चैप्टर से डिटेल्स में स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। एक एक आर्टिकल आपको अगर पता नहीं होगा तो आप जो एग्जाम में क्वेश्चंस छोटे छोटे आर्टिकल से पूछता है, ठीक है, तो वो डिटेल में अगर पूछता है तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुका था कि मैं जो जो भी चीज़ मतलब डिस्कस करूँगा वो थोड़ा डिटेल्स में होगा। और बाकी ये लंबा भी होता है वीडियो डिटेल में स्टडी करने से, ठीक है, डिस्कस करने से। ठीक है, चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि आर्टिकल 12 से 18 तक था। और आर्टिकल 12 में क्या था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या था? जुडिशियल रिव्यू। और डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या क्या आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18 तक। तो आज हम देखेंगे आर्टिकल 19, 20, 21, 22, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम। तो इसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे और क्या क्या हम लोगों को सब क्लोज मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 19 में बोला गया कि प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स, इसमें भी सब क्लोजेस है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लॉज 1 में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जब हम राइट्स पढ़ते हैं ना उसमें भी हम लोग पहले भी देख चुका हूँ कि उसमें रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है और क्या क्या राइट हम लोगों को मिलता है। तो आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड क्लोज में क्या है? राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। थर्ड क्लोज में क्या है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फोर्थ क्लोज में क्या है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू फिफ्थ क्लोज में क्या? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड सिक्स क्लोज में क्या है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशंस ट्रेड और बिजनेसेस। ठीक है, इस ये जो छह राइट्स है इसमें छह सब क्लोजेस है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, और ये डिटेल्स में दिया भी हुआ है जो भी लक्ष्मीकांत पढ़ चुके होंगे तो उसमें दिया भी है। ठीक है, तो ये सारे डिस्कस करते हैं। तो ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटेन्ड 7 राइट्स। तो इसमें पहले 7 राइट होता था, जैसे फंडामेंटल राइट्स में भी 7 होता था, फिर बाद में 6 हो गया, इसमें भी 7 होता था, 6 हो गया। उसमें क्या था? बट द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलेटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये जो था इसको अमेंडमेंट करके इसको हटा दिया गया। यह 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में इसको डिस्पोज किया था। ठीक है, तो दिस सिक्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली द स्टेट एक्शंस एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये लाइन क्या बताता है कि जैसे मतलब कोई भी मतलब वायोलेशन होता है तो ये सिर्फ स्टेट एक्शंस, स्टेट के अगेंस्ट होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स कोई आपका राइट्स वायोलेट करता है, ये इसमें से कोई कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? तो आप वो लीगल तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जैसे लीगल तरीका होता है एफआईआर, फिर ठीक है, फिर उसके लीगल जो प्रोसीजर होता है वो करना पड़ता है। लेकिन अगर स्टेट कोई मतलब आपको कोई वायलेट करता है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट कोई वायलेशन लाता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना इस लाइन का मतलब। तो मोर ओवर दिस राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स एंड टू शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये जो राइट्स है आर्टिकल 19 ये सिर्फ सिटीजन के पास है और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी होगा उसमें जो शेयर होल्डर्स होगा वो उन लोगों को मिलता है, ना कि फॉरेनर्स और जो लीगल पर्सन्स लाइक कंपनीज
और corporations, ठीक है, ये याद रखना ये lines. The state can impose reasonable restrictions on the enjoyment of these six rights only on the grounds mentioned in the Article 19 itself and not on any other grounds. तो Article 19 में ही इसको जो भी restrictions है वो बता दिया गया, ठीक है. चलिए पहले देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब आपको बोलने का अधिकार दिया गया, ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हक दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज का मिसबिहेवियर मतलब मिसबिहेव करो, ठीक है, किसी के साथ मिसबिहेव करे, ठीक है, मिसयूज करे वो उस पावर का या फिर आपका जो बोलने का अधिकार दिया गया. तो इसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है. तो इट इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, तो ओपिनियंस, बिलीफ एंड कन्विक्शंस फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मैनर. जैसे आप किसी भी कोई भी कोट कर सकते हो, किसी भी कुछ अच्छा लगे तो आप उसका कुछ भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन अच्छी तरीके से. इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गाली दे, ठीक है, आप कुछ भी मतलब अनब शनब बोके कोर्ट अगर कुछ भी अगर कर रहा है, अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ निगेटिव वर्ड बोलते हो तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है, उसमें भी कुछ मतलब लीगल एक्शंस लिया जा सकता है, ठीक है. तो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड द फॉलोइंग. जो भी सुप्रीम कोर्ट बोला है वो नीचे दिया गया है. तो राइट टू प्रोपागेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है. आप जब भी प्रेस में देखते हो कि अगर जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का 4 पिलर होता है, जैसे उसमें से एक है प्रेस, ठीक है. तो ये याद रखना. तो फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. राइट अगेंस्ट टैपिंग और टेलीफोन कन्वर्जन, ये अगेंस्ट है, ठीक है. तो आप किसी भी इंसान के मतलब टेलीफोन टैप नहीं कर सकते हो. राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, कोई मोनोपोली नहीं है. राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशंस. राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज. फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ठीक है, कोई अगर आपसे कुछ पूछता है तो आपको साइलेंस रहने का भी अधिकार है, ठीक है. राइट अगेंस्ट इम्पोजिशंस ऑफ अ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर. राइट टू डेमोन्स्ट्रेशंस और पिकेटिंग बट नॉट टू राइट टू स्ट्राइक. तो ये बात बोला गया कि आप जैसे हम लोग आगे देखेंगे, राइट टू असेंबल दिया गया, लेकिन आपको राइट टू स्ट्राइक नहीं दिया गया, ठीक है. आप कह रहे हो कि किसी जगह पे जाके स्ट्राइक कर रहे हो और कोई मतलब आके जो लीगल सिक्योरिटी होता है, ठीक है, पुलिस वगैरह आके आपको हटा दे रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके बोल रहे हो कि मुझे तो राइट टू स्ट्राइक करने का मतलब स्ट्राइक कर रहा था, उसमें से हम लोगों का हटा दिया. तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हम लोग मतलब सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन आपको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं दिया, ठीक है. The state can impose reasonable restrictions on the exercise of the freedom of speech and expressions on the grounds of sovereignty and integrity of India. तो ये जो है ये इसमें से स्टार्ट होता है कि आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, ठीक है. तो इसमें बोला गया कि आप कुछ भी बोल रहे हो, एंटी इंडिया के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, इंडिया के सॉवरेनिटी के ऊपर कुछ बोल रहे हो, तो वो रेस्ट्रिक्शंस है. सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंड रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, ठीक है. आप मान लो किसी आप जिस देश में रह रहे हो उस देश का दुश्मन के साथ आप कुछ भी मतलब फ्रेंडली रिलेशन बना रहे हो, ठीक है. डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप कुछ भी कोर्ट के अगेंस्ट बोलते हो, कोर्ट के अगेंस्ट कुछ खराब बोलते हो, ठीक है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. डिफेमेशंस एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है. तो ये था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. जैसे जो भी मतलब आपको फ्रीडम दिया गया, आपको राइट्स दिया गया, लेकिन उसके साथ भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आता है, ठीक है. तो नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ असेंबली. तो एवरी सिटीजन हैज द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है. तो कई बार क्या होता है कि कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है, डेमोक्रेसी में ये राइट दिया गया सिटीजन को कि आप कोई भी अगर कुछ मतलब प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो
विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशन होगा, विदाउट वायोलेशंस होगा, ठीक है। तो ये असेंबल का मतलब है आप कोई भी ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, कोई भी यूनियन बना सकते हो, ठीक है, वो भी अच्छे काम के लिए। ये नहीं कि आप ग्रुप बना के कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, कुछ एंटी इंडिया एंटी मूवमेंट का प्लानिंग बना रहे हो, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस। आपको मतलब राइट्स दिया गया कि आप पब्लिक मीटिंग्स भी ज्वाइन कर सकते हो, पब्लिक मीटिंग्स भी हेल्ड कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि कोई बार क्या होता है कि बहुत सारे मीटिंग्स होता है कुछ कामों के लिए, तो ये सारे पॉलिटिकल लिए भी होता है। एंड टेक आवर प्रोसेशंस, ठीक है, टेक आउट पोजीशन। आप देख सकते हो कि कोई नारेबाजी के अगेंस्ट मतलब कुछ भी मतलब सिटीजन सोचता है कि ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो प्रोसेशन निकाल सकता है, लेकिन पीसफुली, ठीक है। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन पब्लिक लैंड एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड, ठीक है। ये बता दिया गया, ये इस लाइन पे पूरा अच्छी तरीके से मतलब डिस्क्राइब किया गया कि मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड, ठीक है। ये पीसफुल होना चाहिए और कोई मतलब वायलेशंस ना हो, ठीक है, इसलिए अनआर्म्ड रखा गया। दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट disorderly riotous assemblies or one that causes breach of public peace or one that involves arms, ठीक है। ये जो प्रोविजन दिया गया है इसमें, ये लाइन में जो भी है वायलेंट हो, डिसऑर्डरली कुछ भी कर रहे हो, रायोटियस हो, असेंबलीज हो, ठीक है, इसमें कोई मतलब ये इंक्लूड नहीं किया गया है। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक, ठीक है। ये राइट में क्या इंक्लूड नहीं है, राइट टू स्ट्राइक। आपको राइट टू स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है, याद रखना। तो अगर क्वेश्चंस आता है एग्जाम में कि which of the following is not included in the constitution, तो उसमें से बहुत सारे दिया होगा ऑप्शंस, ठीक है, उसमें भी अगर राइट टू स्ट्राइक दिया होगा तो ये ऑप्शंस करेक्ट होगा, याद रखना। द स्टेट कैन इम्पोज रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ऑन द एक्सरसाइज ऑफ right of assembly on two ground, namely sovereignty and integrity of India, ठीक है। दो ग्राउंड पे आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देखा गया। एक तो है आप सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और एक है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, और एक क्या है, ट्रैफिक, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न। जिस एरिया में ट्रैफिक ज्यादा है, आप मतलब आप सोचो कि रोड पे जैसे मतलब चौराहे होता है ना, तो जैसे उस जगह पे रोड पे ब्लॉक करके आप कुछ भी मतलब असेंबल कर रहे हो, कुछ भी प्रोसेशन निकाल रहे हो, तो वो ट्रैफिक देख के ट्रैफिक एरिया में वो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कोई भी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि कोई मतलब वायलेशंस होगा, कोई भी मतलब दंगा फसाद होगा, तो वो सेक्शन 144 इम्पोज कर सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो फ्रीडम ऑफ असेंबल में आपको फ्रीडम दिया गया, कुछ भी करें, ठीक है, और वो पीसफुल हो और अनआर्म्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो सब सिटीजन को राइट्स दिया गया कि आप कोई भी एसोसिएशन बनाए, कोई भी यूनियंस बनाए, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए, लेकिन ये नहीं कि आप यूनियन बना के, ठीक है, आप ग्रुप बना के एंटी मूवमेंट चला रहे हो, ठीक है, कोई मतलब दंगा फसाद करने के लिए आप वो कर रहे हो कि प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, ये सारे नहीं है। तो इट इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते हो, आप कंपनीज फॉर्म कर सकते हो, आप पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो, सोसाइटीज क्रिएट कर सकते हो। जैसे देख सकते हो कि हर एक सोसाइटी में एक कमेटी होता है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो बहुत सारे पूजा वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें भी कमेटी होता है, ठीक है, वो कमेटी आप फॉर्म कर सकते हो। आप क्लब्स बना सकते हो, जैसे आप क्लब होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियन और एनी बॉडी ऑफ पर्संस, आप कुछ भी बना सकते हो।
It only includes the right to start an associations or union, but also to continue with the associations or union as such. आप बना भी सकते हो और आप क्या कर सकते हो, जो भी यूनियन बन गया उसमें जाके आप सर्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, इट कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जैसे मान लो मैं पहले भी बताया था कि इंडिया के जो सॉवरेनिटी और फ्रीडम है उसका उसके मतलब अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो देख के फिर कुछ पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, ठीक है, ये सारे है। Subject to these restrictions, the citizens have complete liberty to form associations or unions for pursuing lawful objectives and purposes. However, the right to obtain recognitions of the associations is not a fundamental right, ठीक है। तो ये जो मतलब राइट्स है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, रिकॉग्निशंस, एसोसिएशंस, ये फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता, ठीक है। The Supreme Court held that the trade unions have no guaranteed right to effective bargaining or right to strike or right to declare a lockout, ठीक है। ये जो यूनियंस बन रहा है, ठीक है, यूनियंस के अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मतलब जगह पे एक ट्रेड यूनियन में, जैसे ट्रेड होता है ना, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी, तो उसमें उसके अंदर यूनियंस होता है, ठीक है। उस वो यूनियन जो है उसमें जो एम्प्लॉइज होता है वो यूनियन क्रिएट करता है, ठीक है, एम्प्लॉइज यूनियन क्रिएट करता है। तो इस ये लोग सोच रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, हैं, स्ट्राइक करके फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट बोले कि भाई आपको स्ट्राइक करने का कोई अधिकार नहीं है, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है, आप लॉकआउट भी मतलब नहीं कर सकते। द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। अगर आपको स्ट्राइक ही करना है तो जो इंडस्ट्रियल लॉ है उसके तहत आप जा सकते हो, ठीक है। वो जो लॉ है, लॉ में क्या क्या प्रोसीजर्स है, क्या क्या दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। देख के आपको पता चलेगा कि कैसे स्ट्राइक करना है, क्या मतलब लॉ है, तो वो फॉलो करके फिर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये जो है ये सिर्फ इंटरनल मूवमेंट है, इंटरनल मूवमेंट विद इन इंडिया, ठीक है। और जो एक्सटर्नल मूवमेंट है, बाहर का मूवमेंट, वो आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जैसे कि पहले भी बताया कि आपको बहुत सारे राइट दिया हुआ है, ठीक है, दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। आपको बहुत जगह मूवमेंट करने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का और एक फायदा क्या है कि जो इंडिया का डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो अगर यूपी का कोई साउथ जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का कोई यूपी आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का कोई, ऐसे आने से क्या बढ़ता है, फ्रेटर्निटी, ठीक है। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेमल में दिया हुआ है ना, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड, तो वो प्रोमोट होता है, ठीक है। और नेशनलिज्म ग्रो होता है, नेशनलिज्म ग्रो होता है, ठीक है। और जो नैरो माइंडेडनेस है वो खत्म होता है, ठीक है, अवॉइड नैरो माइंडेडनेस। तो ये खत्म करने के लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया हुआ है। तो दिस फ्रीडम entitles every citizen to move freely throughout the territory of the country. He can move freely from one state to another or from one place to another within a state, ठीक है। तो this right underline the idea that India is one unit so far as the citizen are concerned. तो जैसे हम मूवमेंट करते हैं, जैसे भाईचारा अगर डेवलप होता है, फ्रेटर्निटी प्रोमोट होता है, तो उसमें क्या होता है कि पीपल को कंसर्न होगा कि हम सभी एक ही सीरीज, मतलब
हम भारतीय, हम इंडियंस हैं, ठीक है, हम एक ही मतलब फैमिली का पार्ट है। तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स ना क्रिएट हो, ठीक है, कि तू उधर का है मैं इधर का हूँ, हमें डिफरेंसेस है, ये क्रिएट ना हो, नेगेटिव मतलब नैरोनेस ना क्रिएट हो, इसलिए इसको प्रमोट किया जाता है। तो thus the purpose is to promote national feeling and not पार्शियलिज्म, ठीक है। तो ये अगर नेशनल फीलिंग को प्रमोट करते हैं। द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम आर टू, ठीक है, टू ग्राउंड है जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, नेमली द इंटरेस्ट ऑफ अ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। बहुत से ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, ठीक है, जैसे मान लो आप किसी के घर पे जाके नहीं घुस सकते हो, ठीक है, आपको मूवमेंट का अधिकार दिया गया, आप किसी के घर पे जाके घुस गया, ठीक है, वो एक पब्लिक मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया ना, उसमें भी थोड़ा मतलब उनका इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर वो मतलब आपको अंदर लेने से मतलब घबराते हैं आपको, मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। तो इसे शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, तो एक तरीके से कह सकते हो जो ट्राइबल एरियाज है वो एक तरीके से उन लोगों का एक घर ही है, ठीक है। आप अगर उधर जाते हो, ठीक है, उन लोगों का जो प्रैक्टिस है, कल्चर है, ठीक है, लैंग्वेज है, ठीक है, उस उन लोगों का रहने का सहने का जो भी मतलब है, तो वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए वो जो गवर्नमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप उधर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इन ट्राइबल एरियाज इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, ये सारे जो भी ट्राइबल एरिया में जो भी है उन लोगों का प्रैक्टिस वो खत्म ना हो, ठीक है, मैनर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड टू सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल लोकेशंस, उन लोगों का सेफगार्ड करने के लिए जो ट्रेडिशन है वो सेफगार्ड करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। एंड प्रॉपर्टीज अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, उन लोगों का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे अभी मेघालय में क्या है, जो रूट ब्रिज है, ठीक है, अगर ज़्यादातर वो मतलब लोग वहाँ पे जाते हैं वो ख़त्म कर देते, तो वो तो एक तरीके से उन लोगों का मतलब उस जगह का एक मतलब खराब चीज़ है ना उस जगह का, ठीक है, तो वो ख़त्म ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्थ दैट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट बोला 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 गया कि ये जो प्रोस्टिट्यूट्स है वो रेस्ट्रिक्टेड है पब्लिक हेल्थ के मतलब कॉन्शियस पे, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट क्या बोला कि वायलेटेड द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स, ठीक है, ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। तो द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ टू डायमेंशंस, ठीक है, दो डायमेंशन, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल का मूव इनसाइड द कंट्री और एक्सटर्नल का मैंने बताया कि आउटसाइड द कंट्री है। तो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट्स ओनली फर्स्ट डायमेंशंस, मैंने पहले बताया कि ये इंटरनल मूवमेंट कवर करते हैं, और जो एक्सटर्नल मूवमेंट है वो आर्टिकल 21 कवर करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। तो एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। दिस राइट हैज़ टू पार्ट, ये राइट जो है दो पार्ट है। दो पार्ट का मैं बताता हूँ। एक क्या है कि आप कहीं पे जाके टेम्पोररी रह सकते हो, ठीक है, टेम्पोररी रह सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्या करते हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो सारे कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाके 1 साल 2 साल के लिए वहाँ पे टेम्पोररी रहते हैं, तो वो आप कर सकते हो। या फिर आप परमानेंटली वहाँ का डोमिसाइल लेके, मान लो दिल्ली का डोमिसाइल ले लिया और वहाँ पे जाके बस गया, ठीक है, मतलब घर फ्लैट वगैरह लेके वहाँ पे जाके आप रह लिए। तो एक होता है टेम्पोररी और एक होता है परमानेंट, ठीक है, जो डोमिसाइल लेके हो सकता है। आप जिस भी स्टेट में जाते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो द राइट टू पार्ट, राइट टू रिसाइड in any part of the country, which means to stay at any place temporary, and the right to settle in any part of the country, which means to set up a home or domicile at any place permanently, ठीक है। तो ये भी राइट टू रेसिडेंस, ये भी आपको जो इंटरनल बैरियर्स है, ठीक है, कंट्री का भी, कंट्री का अंदर का, ठीक है, वो भी डाइवर्सिटी प्रमोट करता है, ठीक है, ये भी नेशनलिज्म प्रमोट करता है। एंड अवॉइड नैरो माइंडेडनेस, ठीक है, ये भी नैरो माइंडेडनेस प्रमोट करता है, अवॉइड करता है नैरो माइंडेडनेस और प्रमोट नेशनलिज्म, ठीक है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट
on to ground, namely the interest of general public and the protection of interest of any scheduled tribe. ये भी इसमें भी जैसे मान लो लास्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में भी हम देखे थे कि जो भी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है या फिर किसी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के मतलब अब देख के फिर आप मूवमेंट करते हैं उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, इसमें भी सेम ही है, ठीक है। इम्पोज ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट ऑन टू ग्राउंड, एक तो है मतलब इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और एक क्या है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज, ठीक है। फिर इसमें भी बहुत सारे गवर्नमेंट जो भी एटॉमिक पावर प्लांट है, ठीक है, गवर्नमेंट जो एटॉमिक पावर प्लांट है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके नहीं आप बच सकते हो, ठीक है। एटॉमिक जो पावर प्लांट है उस आप अगर कभी मतलब देखोगे तो उनके एरिया में बहुत दूर दूर तक कोई घर नहीं होता, ठीक है, कोई रेसिडेंस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता एटॉमिकल एरिया, ठीक है, पावर प्लांट के एरिया। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस है। द राइट ऑफ आउटसाइडर्स to reside and settle in tribal areas is restricted to protect the distinctive culture, language, customs and manners of scheduled tribe and to safeguard their national vocations and properties against exploitations, ठीक है। तो ये जो है क्या बोला कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, उनके मैनर्स, उनका ट्रेडिशन सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है, उनका प्रॉपर्टीज खत्म ना हो, एक्सपर्ट ना हो, तो उनके अगेंस्ट वो सेव करने के लिए इसको रखा गया। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री द ट्राइबल्स हैव बीन परमिटेड टू रेगुलेट देयर प्रॉपर्टी राइट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर कस्टमरी रूल्स एंड लॉज। वो जो ऐसे देखा गया कि बहुत सारे मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ आज तक मतलब जो सिटीजन है वो नहीं जा सकते, और उसमें भी जो भी ट्राइब्स रहते हैं वो जो मतलब अपने तरीके से अपने रूल्स अपने लॉस के हिसाब से वो लोग रहते हैं, ठीक है, वो अपने तरीके से जीवन गुजार रहे हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सन्स लाइक प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो बहुत सारे जगह ये जो प्रोस्टिट्यूट्स और हैबिचुअल ऑफेंडर्स है उन लोगों को जाना मना है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का बोला गया। फॉर अबव इट इज क्लियर दैट राइट टू रेसिडेंस एंड right to movement are overlapping to some extent, both are complementary to each other, ठीक है। तो हम लोग लास्ट राइट टू फ्रीडम में भी देखा है और राइट टू रेसिडेंस में भी दोनों ओवरलैप करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं, आप कुछ भी प्रोफेशंस आपका कोई भी हो, ठीक है, आप किसी भी धर्म में मतलब धर्म के हो आप वो मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी मतलब जैसे मान लो आर्टिकल 16 में बोला गया कि गवर्नमेंट आपको मतलब आपको जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, लेकिन उसमें भी दो रेस्ट्रिक्शंस है, और उस रेस्ट्रिक्शन में स्टेट क्या करेगा, स्टेट कुछ जैसे क्वालिफिकेशंस ला के रखेगा, ठीक है। आप कोई भी मतलब आप बिजनेस कर सकते हो, आप कोई भी जॉब कर सकते हो, आप स्टार्टअप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा प्रोफेशंस है जैसे मान लो डॉक्टर्स का प्रोफेशन, ठीक है, अगर डॉक्टर्स का प्रोफेशंस क्या है, लोगों के लाइफ जो है वो सेव करना, वो मतलब सिक्योर प्रोवाइड करना, मतलब जो बीमार है उसको ठीक करना। तो डॉक्टर्स अगर कोई भी अगर बोलेगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए एमबीबीएस का डिग्री चाहिए। तो उसमें जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें क्या है कि स्टेट कैन प्रेस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशंस और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, ठीक है। तो अगर बीटेक करके फिर बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो ऐसे नहीं हो सकेगा ना, तो कैसे मतलब लाइफ सेव करेगा लोगों का, ठीक है। तो इसलिए जो स्टेट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाके फिर मतलब क्वालिफिकेशन इम्पोज किया है कि अगर कोई भी कुछ मतलब बहुत मतलब रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ ऐसा प्रोफेशन है जिसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। जैसे मान लो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो भी है तो उसमें क्या है कि कुछ क्वालिफिकेशन ला के रखता है कि आईटीआई चाहिए, ठीक है, 12 पास चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, उसमें भी एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए। तो ये सारे अगर स्टेट को लगता है तो वो
इम्पोज कर सकता है, ठीक है। तो और स्टेट कैन एम्पावर टू कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन्स ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज। जैसे मान लो कंप्लीट और पार्शियल, ठीक है। जैसे मान लो रेलवे, रेलवे को क्या है, रेलवे पूरा फुल्ली गवर्नमेंट के पास है। ऐसा नहीं कि आप मतलब आप कहोगे कि मैं क्या करूँगा, रेलवे ट्रैक बना के मैं चलो, मैं मतलब रेल खरीद के फिर रेल चलाने लगूंगा, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें रेस्ट्रिक्शंस है। तो इसमें और एक क्या है कि आप रोड में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बस खरीद सकते हो, आप कार खरीद सकते हो, आप उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन रेलवे में रेस्ट्रिक्शन, ये रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया कि कैरी ऑन इटसेल्फ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा बहुत सारे बिजनेस है, बहुत इंडस्ट्री है जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी रेलवे में प्राइवेट इंडिविजुअल्स घुस गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि फुल्ली मतलब वो प्राइवेट के पास चला गया कि मैं भी अभी ट्रेन खरीद के मैं ट्रेन चलाने लगूंगा, मेरा भी अलग मतलब रेलवे ट्रैक बनाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, सिर्फ वो इन गवर्नमेंट के पास ही होगा। कुछ मतलब ऐसे भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, बिजनेस हो, ट्रेड हो, ठीक है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। जैसे एटॉमिक हो, एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, डिफेंस, ठीक है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही होगा, वो अलग किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। So thus no objections can be made when the state carries on a trade, business, industry or service either as a monopoly or मोनोपोली टू द एक्सक्लूजन्स ऑफ द सिटीजन, सिटीजन को मतलब बाहर करने के लिए, ठीक है, मोनोपोली ना हो। और इन कॉम्पिटिशन विथ एनी सिटीजन द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली, ठीक है। द राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशंस और बिजनेस और ट्रेड और ऑक्यूपेशंस दैट इज इमोरल, ठीक है। तो आपके आप राइट टू कैरी प्रोफेशंस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि आप बोलोगे कि मैं तो ट्रैफिकिंग करूंगा, वुमेन और जो बच्चे होते हैं उसको बेचूंगा, ठीक है। ये जो जो ऑर्गेन्स होता है उसका डील करूंगा, ठीक है, किडनियाँ बेचूंगा, ठीक है, लोगों का जो मर जाते हैं उसका जो ऑर्गेन्स है तो वो डील करूंगा, ठीक है। जो एक्सप्लोसिव चीज़ें हैं वो डील, ऐसा नहीं है, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस है। ड्रग्स, ठीक है, तो उसमें भी है कि द स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दिस और रेगुलेट देम थ्रू लाइसेंसिंग। तो जैसे मान लो मेडिसिन में, ड्रग्स मेडिसिन में यूज होता है, तो उसमें लाइसेंसिंग का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखना आप जिसने भी फार्मेसीज है वो, या फिर डी फार्मा या फिर बी फार्मा करके वो अपना शॉप चला रहे हैं, ठीक है, उसमें भी लाइसेंस चाहिए होता है। विदाउट लाइसेंस ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, वो नहीं हो पाता। तो समझ में आ गया, आई होप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 20। तो आई होप आर्टिकल 19 आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में 6 राइट्स है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहले है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, थर्ड है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, ठीक है। फोर्थ है फ्री टू मूव, ठीक है। फिफ्थ है क्या, रिसाइड, फ्री राइट टू रिसाइड एनी और सेटल एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। और लास्ट है क्या, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है। ये 6 जो सब क्लोज है वो याद रखें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्टिकल 20 में क्या है। तो आर्टिकल 20 देखने से पहले आर्टिकल 21 को हम देखते हैं। तो ये आर्टिकल 20, 21 और 22 जो है, ये आर्टिकल 20 और 22 को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 है जो है वो आर्टिकल 22 और 20 को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आर्टिकल 20 में क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, ठीक है। तो आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो पर्सन है उनके लाइफ के साथ कोई मतलब खिलवाड़ नहीं हो सकता, उनका लिबर्टी कोई ले नहीं सकता,
ठीक है, अगर लेना है उस जो प्रोसीजर है वो उसके तहत जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 20 आते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि इट आर्टिकल 20 ग्रांट्स, पहले देख ले आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये आपका दोस्त, अब बिंदास रोड पे जा रहे हो, ठीक है, दोनों मतलब थोड़ा मतलब टहलने के लिए निकल गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो पुलिस वाला खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये देख रहा था कि आप लोग बड़े मजे में जा रहे हो, तो आपको, आप दोनों को पता है कि आपको मतलब आपको प्रोटेक्शन दिया गया कि आपको कोई मतलब आपका लिबर्टी ना ले सकते, ना आपके अगेंस्ट कोई आर्बिट्री एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है, विदाउट मतलब आपके मतलब जो प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। तो ये पुलिस, दो जो पुलिस लोग हैं वो आपको जबरदस्ती आपको लेके चला गया कहाँ, पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन लाके आपको लॉकअप पे बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका आर्बिट्री अरेस्ट हो गया आपका, ठीक है, मनमानी में आपको, उनका मन हो गया आपको अरेस्ट करके ले गया, तो ये आर्बिट्री आर्बिट्री अरेस्ट। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब पता है, तो आप कह रहे सोच रहे हो कि हाँ तो ये तो हो गया, चलो फिर अभी कोर्ट में तो जब लेके जाएगा तो कोर्ट तो जजेस हम लोग के फेवर में कुछ बोलेगा, ठीक है, तो हम वहाँ से तो छूट ही जाएंगे। तो फिर आपको जब 24 आवर्स में आपको कोर्ट में पेश किया गया, तो क्या हुआ कि आपके जो मतलब जज है वो क्या बोला, आपके आपको क्या बोला कि आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया, इम्प्रिजनमेंट इम्प्रिजनमेंट दे दिया। तो आप सोच रहे हो अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मतलब ऐसे ही हमको क्यों मतलब मतलब जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया। तो इस पहले हो गया आपको आर्बिट्री अरेस्ट, फिर आपका आर्बिट्री कन्विक्शन हो गया, खेल खत्म। तो ये ना हो इसलिए आपको प्रोटेक्शन दिया गया। तो आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री and excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreigner or legal persons like a company or a corporations। ठीक है, इसमें legal persons भी आएगा, कंपनी भी आएगा और कॉर्पोरेशन भी आएगा। इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस इन द डायरेक्शंस। तो ये ग्रांट करते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करे, आपको अगेंस्ट जो आर्बिट्री और एक्सेसिव पनिशमेंट मतलब कोई करे तो आपको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। क्यों, आर्टिकल 21 में क्या बोला गया कि आर्टिकल 21 में क्या बोला गया कि कोई आपका जो लिबर्टी है वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट इसमें दो तीन प्रोविजन दिया गया है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब कोई अगर बैक डेट में कोई अगर कुछ भी मतलब केसेस हो गया, तो मतलब कुछ भी वायलेशन हो गया, तो वो आज के डेट में लागू नहीं हो सकता, ठीक है। ये सिर्फ ओनली फॉर क्रिमिनल लॉज के, क्रिमिनल लॉज में लागू होता है, ठीक है, नॉट सिविल, सिविल में, ठीक है, सिविल में ये नहीं हो सकता। तो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशंस ऑफ अ लॉ इन फोर्स दैट द एट द टाइम ऑफ द कमीशन। मतलब पिछले अगर मान लो आप 2018 में कुछ गलती मतलब आपको आपसे हो गया है, ठीक है, तो आज 2023 में आपको उस मतलब गलती के लिए आपको सजा नहीं सुना सकते, ठीक है। वो सिर्फ क्रिमिनल केस में होता है, लेकिन सिविल में नहीं हो सकता। सिविल में क्या होता है, उस डेट में जो वायलेशन होता है वो आज के डेट में आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। द सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी greater than that prescribed by a law enforced at the time of commission of the act, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डबल, नो डबल जियोपार्डी, मतलब आपको किसी एक मतलब ऑफेंस की वजह से आपको सेकेंड टाइम पनिश नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपको अगर मान लो कोई आप क्राइम कर चुके होंगे, ठीक है, आपको पनिशमेंट भी मिल गया, ठीक है, तो आपको पनिशमेंट मिल गया,
आपको पनिशमेंट भी मिल गया, लेकिन आपको फिर से मतलब पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, मतलब एक ही बार आपको पनिश किया जा सकता है, 2 बार 3 बार पनिश नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई होता है ना कि क्राइम करता है फिर चला जाता है कि मैंने खून किया, मैंने क्राइम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो खुद एविडेंस नहीं बन सकता। ठीक है, कोई कुछ मतलब एविडेंस अलग होना चाहिए। ठीक है, तो पुलिस भी ऐसा नहीं कर सकता कि आपको आपको बताए कि आप बोलिए कि आपने ये क्राइम किया है, तो ये नहीं हो सकता, उसमें एविडेंस चाहिए होता है। ठीक है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। खुद के अगेंस्ट आप विटनेस नहीं दे सकते। ठीक है, ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या है, is one of that imposes penalties retrospectively, that is upon acts already done or which increases the penalties for such acts। ठीक है, however limitation क्या है, imposed only on criminal actions। ठीक है, however this limitation is imposed only on criminal laws, not on civil or tax laws। मान लो तो 2018 में अगर आपका कोई टैक्स लॉज रह गया तो वो आप बाद में भी आपको देना पड़ेगा, आपको बाद में भी इसको प्रोसीजर होगा, लेकिन क्रिमिनल लॉज में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इम्पोज ओनली क्रिमिनल लॉज, इसमें क्रिमिनल लॉज में लिमिटेशन इम्पोज है, लेकिन सिविल लॉज में नहीं है। इन अदर वर्ड्स, a civil liberty or a tax can be imposed retrospectively. Further, this provisions prohibits only convictions or sentence under an ex post facto criminal laws, not the trial thereof। ठीक है, finally protections under the provisions cannot be claimed in case of preventive detentions or demanding security from a persons। ठीक है, the protections against double jeopardy, नेक्स्ट 3 था ना, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट अवेलेबल प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी है वो जुडिशियल ही, मतलब जो जुडिशियली वो देखेगा, ना कि डिपार्टमेंटल कुछ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, जो सेल्फ इंक्रिमेशन था ना, सेल्फ इंक्रिमेशन था, नो सेल्फ इंक्रिमेशन, उसमें क्या है कि इसमें अगर आपको कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट, अगर कोई अगर आपका मतलब सैंपल लेना चाहता है कि आपका ब्लड ले आपका कुछ मतलब अगर कुछ सैंपल लेना चाहते हैं वो ले सकता है। ठीक है, उसमें आप अगर जाके कहते हो कि मैंने ये क्राइम किया, मेरे मुझसे ये सैंपल लो, तो वो ले सकता है, लेकिन खुद का एविडेंस आप खुद जो वर्बली बोलते हैं वो नहीं हो सकता। ठीक है, नो कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, आपको थंब इम्प्रेशन अगर मांग रहा है तो आपको देना पड़ेगा। स्पेसिमेन सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन, ठीक है, ये सारे आपको देना पड़ेगा। कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी, ठीक है, तो ये सारे आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है कि आपका जो राइट्स है, ठीक है, डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to the procedure of established by law। तो आर्टिकल जैसे वो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 21 से बहुत सारा आता है। तो राइट टू प्रिवेसी, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू मैरी, ठीक है, राइट टू मैरी आया था। ठीक है, आर्टिकल 19 भी दिया हुआ है। तो क्या क्या बहुत लोगों ने आर्टिकल 19 दे दिया, तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये तो राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, मेरी तो फ्रीडम में आता है, ऐसा नहीं है, तो ये आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, राइट टू इंटरनेट, ये सारे आर्टिकल 21 में आते हैं। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, यूपीएससी में पूछा गया, बहुत सारे स्टेट एग्जाम में ये सारे पूछा जाता है। ठीक है, स्टेट पीसीएस में। ठीक है, तो ये जो गोपलान केस है, ये सारे आप लोगों को पढ़ना होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं पहले भी बताया था कि जो केसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो याद रखना। तो गोपलान केस कब आया था, 1950 में। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या क्या है, ठीक है,
तो ये सारे, फिर यहाँ पे देखना मेनका केस 1978 में, ठीक है। तो ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे डिस्क्राइब किया हुआ है, आप अगर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आर्टिकल 21 में क्या क्या है, बहुत सारे, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, ये सारे है, ठीक है। राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, ठीक है। आरटीआई आरटीआई एक्ट कब आया था, 2005 में आया था, ठीक है। ये सारे, राइट टू स्लीप, सोने का भी अधिकार है, ठीक है। जिसको मतलब ज़्यादा सोने का है, तो ज़्यादा नींद आता है, तो वो जो मतलब कोई अगर डिस्टर्ब करता है तो उनको राइट, मतलब आपको सोने का अधिकार है, इसका मतलब आप सो सकते हो, मतलब आप 2 दिन मतलब जितना सोना है आपको सो सकते हो। राइट टू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये सारे आपको पढ़ने से आपको राइट पता चलेगा, और जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है वो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 21 में ये बाद में ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन ये डिक्लेयर दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, एज ग्रुप देखना क्या है, 6 to 14 ईयर्स, सच इन सच मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन, ठीक है। ना कि ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन का है, ये फंडामेंटलाइज नॉट हायर एजुकेशन, ठीक है। और ये कब ऐड किया गया था, प्रोविजंस वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और ये एजुकेशन फॉर ऑल, इसके लिए इसका एम था, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। और सिर्फ ये एक राइट है, राइट टू एजुकेशन एक राइट है जो फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, डीपीएस में भी आता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है, ये याद रखना है। सिर्फ यही एक राइट्स है जो मतलब हर मतलब चीज में आता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएस में हो, फंडामेंटल ड्यूटीज, तीनों में आता है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही राइट है। और डीपीएस में कौन से आर्टिकल में आता है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखो आर्टिकल 45 पार्ट 4, और फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51 में आता है, ठीक है, 51A में, ठीक है। ये याद रखना, ये जो एक ही राइट है जो हर मतलब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएस में तीनों में कवर होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 में क्या बोला गया है कि देखो जितना इम्पोर्टेंट है ना मैं उतना बता रहा हूँ, और इतना अगर आप कर लिया आपको मतलब और कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, इसमें से ही क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। आप ये कंप्लीट करो, आप स्टडी करो अच्छे से, तो आपको फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 22 में क्या बोला गया कि दो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अरेस्ट क्या होता है, अरेस्ट और डिटेंशन का डेफिनेशन मतलब डिफरेंस क्या होता है। अरेस्ट होता है कोई क्राइम करने के बाद जो मतलब पुलिस पकड़ता है या फिर कोई मतलब डिपार्टमेंट आपको पकड़ता है, वो अरेस्ट होता है। और डिटेंशन मतलब आप कोई क्राइम करने जा रहे हो उससे पहले आपको पकड़ लिया तो डिटेंशन होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। डिटेंशन इज ऑफ टू टाइप्स, नेमली एक पुनिटिव डिटेंशन है और एक प्रिवेंटिव, ठीक है। डिटेंशन दो तरह की होता है, ठीक है। अरेस्ट और डिटेंशन में भी डिफरेंसेस है, और उसमें डिटेंशन में भी दो है, एक पुनिटिव एक प्रिवेंटिव, ठीक है। Punitive detention is to punish a person for an offence committed by him after trial and conviction of a court। तो punitive में क्या होता है, punitive में क्या होता है कि कोई अगर मतलब ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, उसके लिए आफ्टर ट्रायल कोर्ट उसको पनिश करता है। लेकिन प्रिवेंटिव में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड प्रिवेंटिव में डिटेंशन में विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट, ठीक है। मतलब कोई ट्रायल ना दे, वो जो कोर्ट है वो उनको कन्विक्ट घोषित कर दिया, उसको मतलब पनिशमेंट दे दिया, ठीक है। इट्स पर्पज इज टू पनिश अ पर्सन फॉर अ पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट हिम फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस नियर फ्यूचर। तो प्रिवेंटिव में क्या होता है कि बहुत पहले उसको मतलब कुछ क्राइम किया, ठीक है, बाद में इसको पनिशमेंट मिला क्योंकि बाद में ये मतलब जैसे मान लो एक बच्चे को
हाँ, माता पिता क्या करते हैं, पनिश करते हैं कुछ गलती करने से, कि ताकि नेक्स्ट ना करे, ठीक है। इसका एम यही है। This preventive detention is only a precautionary measures and based on suspicions. Article 22 has two parts. First part deals with the cases of ordinary law and second part deals with the cases of preventive detention law. ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 confers the following rights on a person who is arrested or detained under a ordinary law, ठीक है। वो जो फर्स्ट पार्ट confers following rights of person, जो भी पर्सन मतलब डिटेन हो गया, अरेस्ट हो गया, ठीक है, उनको भी कुछ राइट्स होता है ना। ये नहीं कि आपको अरेस्ट कर लिया, डिटेन करके बंद करके रख दिया, ना उनको फैमिली के साथ मिलने को दे रहे हो, ना उनका जो लॉयर है तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो उसका फर्स्ट राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है। जब आप अरेस्ट करने जा रहे हो तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो पुलिस होता है वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल पिटिशनर्स, ठीक है। उसका जो लॉयर है, उसका जो लीगल पिटिशनर्स है, उन लोगों के साथ मतलब मिलने का मतलब राइट्स है, ठीक है। और अरेस्ट करने के बाद बिफोर मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम, जब अरेस्ट करते उस वक्त से मतलब 24 घंटे के अंदर ही आप मजिस्ट्रेट के सामने उसको, वो जो मतलब क्रिमिनल है उसको मतलब लेके जाओगे, मतलब आप उसके सामने पेश करोगे, ठीक है। राइट टू बी अरेस्ट, राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन, ठीक है। तो अगर मजिस्ट्रेट डिटेंशन के लिए नहीं बोलेगा तो आप आफ्टर 24 घंटे के बाद उसको आप क्या करोगे, रिलीज कर दोगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया कि इट ग्रांट्स प्रोटेक्शंस टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियंस एंड इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो सेकेंड पार्ट है बोथ फॉरेनर्स एंड सिटीजन दोनों को कवर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट्स सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंड। कोई पर्सन अगर डिटेन होता है तो 3 महीने से ज़्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते उसको, ठीक है। द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द determinations. However, the facts considered to be against the public interest need to be disclosed, ठीक है। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो रहा है तो वो डिस्क्लोज मतलब आप कम्युनिकेट करने दे, मतलब आपको कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है। और डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारे है। तो ये याद रखना, ये सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है जो 3 महीना है, 3 महीने के अंदर आप उसको मतलब आप उस 3 महीने तक एक्सीड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ 1978 में, ये रिड्यूस किया गया था। जो 3 महीने था ना वो 2 महीने कर दिया था, 2 मंथ कर दिया था, फिर मतलब ये प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है। 2 महीना एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म 3 to 2 month, बट इसको however this provision has not been brought into force, hence the original period of 3 months still continue। तो ये 2 महीना कर दिया गया, लेकिन बट ये जो 3 महीने का मतलब ट्रेडिशन था यही कंटिन्यू किया, ठीक है। ये बाद में मतलब चेंज नहीं किया, मतलब चेंज तो हो गया लेकिन उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम यही तक था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस आर्टिकल 23 से। मतलब सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास या फिर और एक क्लास लगेगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो इतना डिटेल्स में अगर आप पढ़ते हो तो आप में से कोई भी मतलब एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है तो मतलब करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।